जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, जो है दोस्तों घटना चक्र का पूर्वावलोकन। और ये दोस्तों लेटेस्ट है 2023 का। इसमें दोस्तों बिहार पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा के सारे प्रश्न दे रखे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई सौ वर्षों के। और ये दोस्तों बीपीएससी के लिए स्पेशल है, बिहार के सभी एग्जामों के लिए स्पेशल है। तो चलिए दोस्तों हर प्रश्न को हम अच्छे से देखेंगे और हम इसमें क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर चुके हैं, उनको देखने वाले हैं। दोस्तों हमें भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत से एक क्लास को कर चुके हैं। ये इतिहास की दूसरी क्लास होने वाली है आज की। और दोस्तों एक तरफ से हम भारतीय राज्य व्यवस्था को शुरू कर रहे हैं, जिसकी भी एक क्लास आ चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा। दोस्तों हम इनको एक एक करके पूरा कवर करने वाले हैं इन सारी क्लासों को। तो आप इन क्लासों को अच्छे से देखिएगा और अपना रिवीजन ताबड़तोड़ कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों भारतीय इतिहास की दूसरी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की क्लास है जो हमारी होगी वो यहाँ से शुरू होगी। इससे पहले की क्लास को हम पूरा कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। ये दोस्तों प्रश्न नंबर 58 है हमारा 58। प्रश्न है बौद्ध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों बौद्ध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो ये प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। महात्मा गौतम बुद्ध को क्या प्राप्ति हुई, यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 59। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महाबोधि मंदिर कहाँ पर बनाया गया, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी बीसी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ है। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना। कब बना था दोस्तों? 2002 में। इस बात को याद रखना, 2002 में ये दोस्तों यूनेस्को द्वारा धरोहर स्थल बना दिया गया है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60 गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ, तो यह हुआ था कनिष्क के समय। किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय। राइट आंसर है ऑप्शन बी कनिष्क के समय। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों का भी पूजा प्रारंभ हुई। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 61वां प्रश्न है हमारा। ईसा पूर्व 6वीं में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वैशाली में। गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6वीं शताब्दी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी और मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। दोस्तों अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची ये दोस्तों कहाँ पर उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों की सूची लिखी हुई है। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। 16 का मतलब है दोस्तों है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। ये हैं
दोस्तों अंग, इसमें 16 महाजनपद कहा गया है, जिसमें पहला है अंग, दूसरा है मगध, तीसरा है काशी, चौथा है कौशल, पांचवा बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन और अस्मक। अस्मक की राजधानी है दोस्तों पोटन। इस अस्मक की राजधानी क्या है? पोटन। और ये दोस्तों दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य था 16 महाजनपदों में। और अवंती, गांधार एवं काम्बोज, ये 16 महाजनपद है और इनका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में किया गया है। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जनभसव सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैसे जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार के हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 63, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी गुप्त काल में। कब हुई थी? गुप्त काल में। राइट आंसर होगा गुप्त काल। देखिए, नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इसको दान दिया था। इन सभी ने दान दिया था। दोस्तों 64 प्रश्न है 64वां, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था। दोस्तों चीन का यात्री था ह्वेनसांग, वो भी भारत आया था। अगला प्रश्न है 65, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी मध्यकालीन भारत में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। देखिए, मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल काल के मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थीं। नंबर 1 पदाधिकारी का वरीयता क्रम, नंबर 2 वेतनमान तथा नंबर 3 सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया, जिसके बदले में मनसबदारों को नगद या राजगीर प्रदान की जाती थी। दोस्तों अगला प्रश्न है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए, दूसरा कथन आ है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दोस्तों पहला कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। कारण आ रहा है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। क्या हुआ था? राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो दोस्तों इसमें जो 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, ये तो दोस्तों राइट है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, दोस्तों ये भी राइट है। इसमें दोनों सही हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग सत्य हैं। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी, ए आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया।
बंगाल के 5 शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था। दोस्तों अगला प्रश्न है 67वां, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये किस शताब्दी में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईसा पूर्वी छठी शताब्दी के हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्वता का वास्तविक संस्थापक राजा बिम्बिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। अगला प्रश्न है मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी गिरिब्रिज या राजगृह। गिरिब्रिज या राजगृह इसकी राजधानी थी मगध की। दोस्तों ये प्रश्न विवादित है, फिर भी आप इसको लगा सकते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों ये प्रश्न कैसा है? विवादित है। दिए गए विकल्प में 2 विकल्प ए तथा और सी सही है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रिज थी, ये दे रखी है गिरिब्रिज। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिब्रिज को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी क्या थी? प्रथम वो थी गिरिब्रिज या राजगृह, जो हम अभी पढ़कर आए हैं। इसमें दोस्तों गिरिब्रिज कहीं पर नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो किसने किया था? ये किया था मौर्य ने। नंद वंश के पश्चात मौर्य ने शासन किया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। पहला उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया है। दूसरा पंडुक, तीसरा पंडुवती, फिर भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविष्णाक, दशसिद्धक और कैवर्त तथा धननंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही होगा। 71 प्रश्न है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो वो कौन है? वो है विशाखदत्त। कौन है? विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी, जिसमें मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख किया गया है, देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचिम या अभिसारिका वंदित आप्राय है। 72वां प्रश्न है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन कौन था? घनानंद। कौन थे? घनानंद। महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है और जैनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताते हैं। भद्रसाल उसका सेनापति था। कौन था? भद्रसाल उसका सेनापति था। अगला प्रश्न है 73वां। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। चंद्रगुप्त का महल
तो ये बना था लकड़ी का। किसका बना था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लकड़ी का। बिहार में पटना के समीप बूंदी बाग एवं कुम्हार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को एवं बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेषों तथा कुम्हार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए अगला प्रश्न है 74वां। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन ये किया था शिवाजी ने। किसने किया था? शिवाजी ने। अष्टप्रधान ये शिवाजी के समय थे। देखिए शिवाजी के बारे में, शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया गया था। इसमें पेशवा, आमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। दोस्तों अगला प्रश्न है 75वां। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दोस्तों दक्कन की विजय प्राप्त की है कौन से मौर्य राजा ने की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने। देखिए चंद्रगुप्त के बारे में, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के शिलालेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्य से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 76वां। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कौन सा अभिलेख है जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का शासन पश्चिम भारत पर भी था? तो वो कौन सा अभिलेख है? तो वो अभिलेख है दोस्तों, वो अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थिति प्रांतीय प्रशासक पुष्यगुप्त ने वहाँ सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास्य ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनार्त तथा सौराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। प्रश्न नंबर 77 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों अफगानिस्तान था, बिहार और कलिंग ये था, लेकिन श्रीलंका नहीं था। क्या नहीं था? श्रीलंका। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, श्रीलंका। देखिए इसके बारे में, देखिए श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्तीपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। प्रश्न नंबर 18 है, 18वां। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पाटलिपुत्र। सिंगली अनुश्रुतियाँ दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था।
यानी कि अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में। 79 प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो कौन सी भाषा है? वो है प्राकृतिक भाषा। कौन सी भाषा है? प्राकृतिक। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः इसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख, तीसरा है गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है, पहला है शाहबाजगढ़ी, दूसरा है मानसेरा, फिर है कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरईगुडी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल दो अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख और शरुकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया है। द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघुमान नामक स्थान से अराइमेक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाहिने से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है? ये लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि है? खरोष्टी। याद रहेगा। देखिए, प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसेन, कनिंगम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अगला प्रश्न है 81वां। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, धर्म एवं सहनशीलता, बड़ों का सम्मान। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं और अशोक के धम्म के बारे में जानते हैं। धम्म नीति कैसी थी? अशोक धम्म या धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपान स्वे बहुकयाने दान दया दाने सच्चे सोचते मादे साध्विचा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेशों में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही उत्तर होगा विकल्प ई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो वो कौन सा स्तंभ है? वो है भाब्रू स्तंभ। कौन सा है? भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियदस्सी लाजा मागध संघ अभिबातु देनु आह अपावा धंचा। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो किस नाम से जाने जाते हैं अशोक अपने अभिलेखों में? तो ये जाने जाते हैं प्रियदर्शी। आपने पढ़ा होगा प्रियदर्शी नामों से जाने जाते हैं। अशोक के शिलालेखों में सर्वत्र उसे देवानापियदस्सी, देवताओं का प्रिय अर्थात अथवा देखने में सुंदर, देवनाम प्रियदस्सी तथा राजा आदि की उपाधि से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न है 84। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला प्रश्न है 85वां। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये किस विषय पर आधारित है? तो ये आधारित है शासनकाल के सिद्धांतों और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय। तो इसका क्या आंसर होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये दोस्तों राजनीतिक पुस्तक है। कैसी पुस्तक है? राजनीतिक। देखिए, कौटिल्य या फिर चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थात अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी है। अगला प्रश्न है 86। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को ये किया है 7 श्रेणियों में विभक्त। ऑप्शन डी राइट होगा, 7 श्रेणियों में विभाजन किया है। 7 श्रेणियों को देखिए, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा भी कर सकता था। अगला प्रश्न है 87। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अभी हम पढ़ के आए हैं, 7 वर्गों के नाम पढ़े थे, उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मौर्य समाज में 7 वर्गों का जो उल्लेख किया है वो किया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। प्रश्न है 88। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो ये लिखी है, किसने लिखी है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन। तो ये पुस्तक लिखी है, इसके दोस्तों अज्ञात लेखक हैं। कौन है? अज्ञात लेखक। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें से क्या आंसर होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस, यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। तो इसके लेखक कौन है? अज्ञात लेखक है, उसका नाम हमें ज्ञात नहीं है। अगला प्रश्न है 89, 89वां प्रश्न। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो कौन सा है? इंडिका वर्णन है। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 90वां प्रश्न। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को तो ये बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए आगे देखिए। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यकवंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर होगा। तो याद रखना, उज्जैन जब विकल्प में नहीं है तब चंद्रगुप्त मौर्य हमने लगाया है।
देखिए 91 प्रश्न है हमारा। इसमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन ये किया था बिमम कडफिसस ने। बिम कडफिसस ने किया था, याद रखेंगे, बिम कडफिसस ने। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं बिम कडफिसस। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है बिमा कडफिसस, तो बिम कडफिसस ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों देखिए कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बिम कडफिसस को स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन का श्रेय देते हैं। किसने किया था? बिम कडफिसस ने। 92 प्रश्न है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली थी। तो एक गांधार शैली कब फूली थी? तो ये फूली थी, ऑप्शन ए राइट होगा, कुषाणों के समय फूली थी। देखिए कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। 93 प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति ये हुई थी कनिष्क के समय। किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाष शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था। अगला प्रश्न है 94वां प्रश्न, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने राज्य किया? ये किया था कण्वा वंश या कंडव वंश। किसने किया था? कंडव वंश ने। देखिए शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कंडव या कंडवायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। अगला प्रश्न है, राजा खारवेल नाम जुड़ा है। दोस्तों जब राजा खारवेल की बात आती है तो आपको एक याद रखना है कि इनका एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो दोस्तों ये राजा खारवेल है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़े हुए हैं। देखिए इनके बारे में आगे देखिए। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से लेकर 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अगला प्रश्न है 96, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी गुप्त काल की। ऑप्शन ए राइट होगा, गुप्त काल। देखिए इसके बारे में, गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की एक ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में तो त्याग दिया गया। वहाँ के आभूषण में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हार, सोन, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हिरास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है 97, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर
भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा बंदरगाह है? तो याद रखना इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए इसके बारे में, गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकक्ष भड़ौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो बॉम्बे है और कल्याणा है। तो दोस्तों इसमें बॉम्बे, कैम्बे और कल्याणा दोनों दे रखे हैं और भड़ूच भी दे रखा है, ताम्रलिप्ति भी दे रखा है, यानी कि चारों हैं। अगला प्रश्न है 98, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो किस शासक के वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो ये किसे दिया था? तो दोस्तों ये दिया था गुप्त वंश ने। किसने दिया था? गुप्त वंश ने। ऑप्शन ए राइट होगा, गुप्त वंश। देखिए दोस्तों इसके बारे में, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया, उसने यह स्पष्ट है कि भूमि दान के साथ सात गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी गृहीता को सौंप दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों 99, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। कौन सा था? उपज का छठा भाग। ऑप्शन बी राइट होगा, उपज का छठा भाग। देखिए गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था, यानी कि छठा भाग होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। क्या कहा गया है? भाग कर। दोस्तों अगला प्रश्न है 100वां, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो भागवत संप्रदाय में किसकी देन अत्यधिक थी? तो ये थी गुप्त की देन। ऑप्शन डी राइट होगा, गुप्त की देन। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। याद रखेंगे, जो विष्णु का वाहन है गरुड़, वो गुप्तों का राज्य चिन्ह था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये किसने की थी? ये की थी आर्यभट्ट ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्य एवं सूर्यास्त होता है। अगला प्रश्न है 102, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो वो कौन थे? इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों वो सुश्रुत भी जाने जाते थे और शूद्रक, यानी एक दो और हैं, तो उनके बारे में व्याख्या में पढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे। सौमिल गुप्तकालीन नाटककार हैं, जिसे कालिदास ने भास और कपिल पुत्र के साथ याद किया। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसकी सही
इसका सही उत्तर विकल्प ए माना। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 AD श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्य काल प्रातः 600 BC से 1500 BC के करीब है, 1000 वर्ष का बाद है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? औचित्यपूर्ण नहीं होगा। तो दोस्तों वो प्रश्न कैसा है हमारा? प्रश्न वो विवादित, एक प्रकार से विवादित है। दोस्तों अगला प्रश्न है 103। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये अध्ययन किया था नालंदा में। ऑप्शन डी राइट होगा, नालंदा। देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1/2 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिए। 104वां प्रश्न है हमारा। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो वो कौन सा था? वो था मथुरा। ऑप्शन बी राइट होगा, मथुरा। देखिए इनके बारे में। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजाकर रखी जाती थीं। अगला प्रश्न 105। कविवाड़ निवासी था। तो कविवाड़ ये कहाँ का निवासी था? ये पाटलिपुत्र का था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पाटलिपुत्र। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, दंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। किसकी? बाणभट्ट की। तो इसमें दे रखा है कवि बाणभट्ट, तो ये पाटलिपुत्र के थे। अगला प्रश्न है दोस्तों 106। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। तो चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब किया था? तो इन्होंने किया था 671 से 672 ईस्वी में। चीनी यात्री इत्सिंग 671 से 672 ईस्वी में जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 693 से 94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। अगला प्रश्न है 107। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो किसके शासनकाल में फायान भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त सेकंड। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फायान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त थे। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रदित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। अगला प्रश्न है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो बिहार के राजाओं का संपर्क था,
तो वो था जामा और सुमात्रा से। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जामा और सुमात्रा से। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए पाँच दान दिए थे, यानी कि 5 गांव दान में दिए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी? तो स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन सा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूध द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो वो कौन थे? बालपुत्र देव थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बालपुत्र देव। देखिए इनके बारे में, सुवर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। कितने गांव देने के लिए? 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो इसके क्या कारण थे? मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण मुसलमान थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, खजुराहो मंदिर। दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। वह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंकित प्रहार के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 112, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो ये चंदेल थे। कौन थे? चंदेल थे। अब इनके बारे में देख लेते हैं, चंदेल के बारे में। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है 113, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो वो थे धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, धर्मपाल। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपकर श्री ज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 114 है दोस्तों हमारा। देखिए, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं हुआ है? तो ये नहीं हुआ है कदम्ब का। कदम्ब का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं किया गया है। चेर का किया गया है, पांड्य का किया गया है, चोल का किया गया है। इन तीनों का किया गया है। संगम साहित्य में केवल चोर, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 115, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो ये किस लिए विख्यात था? उदयपुर किसके लिए विख्यात था? तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था कौन? उदयपुर। देखिए उदयपुर के बारे में, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उदयपुर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वारण नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उदयपुर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। दोस्तों अगला प्रश्न है 116,
मुद्रा राक्षस का लेख निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो ये लिखी है विशाख दत्त ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, विशाख दत्त। इनके बारे में देख लिए। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विरसल तथा कुलहीन कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर क्या लिख दिया है? टीका लिख दिया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो याद रखना, इनके लेखक हैं चंद्र बरदाई। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, चंद्र बरदाई। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज थर्ड राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। अगला प्रश्न है 118, स्वपन वासुदत्ता के लेखक हैं। स्वपन वासुदत्ता के लेखक तो वो कौन है? भास। स्वपन वासुदत्ता के लेखक कौन है? भास। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, भास। देखिए इनके बारे में, महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम हैं प्रतिज्ञान धारण्य, स्वपन वासुदत्ता, उरंगभंग, दूत वाक्य, पश्चरात्र और बाल चरित्र, धूट, घटोत्कच, कर्णभार, मध्यावयोग, प्रतिमा नाटक, अभिशेष नाटक और अभिमारक एवं चारुदत्त। ये 13 मिले हैं। अगला प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव ये किसने लिखा है? कालिदास ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है, कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म कथा वर्णित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 120, किरातार्जुनी पुस्तक किसने लिखा है? किरातार्जुनी पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है ऑप्शन डी भारवी ने। ऑप्शन डी भारवी ने लिखा है किरातार्जुनी पुस्तक। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। अगला प्रश्न है 121, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो कौन सा है? वो मौन है मिलिंद पन्नु। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मिलिंद पन्नु। जानते हैं इनके बारे में। पाली भाषा में, देखिए पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्नु में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। 122वां प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हर्षचरित लिखी है बाणभट्ट ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 123, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय चोल था। कौन था? विजयालय चोल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, विजयालय चोल। देखिए इसके बारे में, विजयालय चोल के बारे में। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम के काल में हुआ था। देखिए 124वां प्रश्न, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था ग्राम पंचायतों के लिए। चोल काल ये दोस्तों ग्राम पंचायतों के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ग्राम पंचायत।
चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 125वां। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो स्थानीय स्वशासन के लिए ये प्रसिद्ध थे चोल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा चोल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा चोल। चोल प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है हमारा 126वां। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वारा क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ऑप्शन बी गोपुरम। क्या कहलाते हैं? गोपुरम। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षण द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्य चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता के अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। क्या है? गोपुरम। दोस्तों इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जो अगली क्लास है वो हमें शुरू होगी मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। जो अगली क्लास हम शुरू करेंगे वो करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो हमने अपनी आज की क्लास में प्राचीन भारत को पूरा कर लिया है। प्राचीन भारत को यहाँ तक हमने पूरा कर लिया था, जिसमें दोस्तों कितने प्रश्न थे? लगभग 126 प्रश्न थे। और आगे की क्लास हम मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।